वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, उसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ये कौन से सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है, वो है आप सबके सामने सेक्रेटेरियल ऑडिट का। आप सब तो जानते ही हो सेक्रेटेरियल ऑडिट का जो सब्जेक्ट है उसे हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन। और आप सब ने देखा होगा कि सेक्रेटेरियल ऑडिट बहुत ही एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मार्क्स आना ही उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब बच्चे अज्यूम करके चलते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो हम ये अजम्पशन लेके नहीं चलेंगे, सबसे पहली बात। और आपको अपनी पढ़ाई में जो कॉन्सेप्ट्स है उसको सबसे ज़रूरी है कि आप उसे ध्यान से समझो। जो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में, आप उसे ध्यान से समझो और एक नहीं दो दो बार उसे रीड करो। कोई भी डाउट हो मुझसे तुरंत पूछो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ये चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसमें क्या कहना चाहता है, जैसा कि आपको नाम से समझ आ गया होगा, ये चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। पहला टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपको फॉर एग्जांपल आप ही ले लो। आपने देखा अब तक की अपनी जर्नी में, लाइफ की जर्नी में, कि कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आप उसको एक साथ संभाल के रखते हो। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आज तक कलेक्ट किए हैं। एडमिट कार्ड है, एग्जाम्स के एडमिट कार्ड है, रिजल्ट्स है, हमारे 11th के, 12th के, 10th के बोर्ड एग्जाम्स के जो रिजल्ट है, हम सब उसको आज तक संभाल के रखते हैं। तो आपको अपने जो सवाल था कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, आपको ये चीज का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगे आज तक, आपने उसको संभाले। और मेंटेनेंस, उसको कितने समय तक संभालना है ये आपने डिसाइड किया, और आज तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स बल्कि हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि हमारा एक बेसिक फाउंडेशन होता है लाइफ का। जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो वो रिजल्ट हम हमेशा ही संभाल के रखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी के पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं डे टू डे लाइफ में। उसके मिनट्स होते हैं, उसके मिनट्स, कंपनी के जो मीटिंग्स होते हैं उसके एजेंडाज होते हैं, रेजोल्यूशन के कॉपीज होते हैं। अगर किसी ट्रिब्यूनल से कोई नोटिस आ गया, कोई ऑर्डर आ गया, उसकी कॉपीज होती है। तो इन सब को संभालना और कितने टाइम तक संभाला, वो किसकी जिम्मेदारी है? आप बहुत खुश हो गए, हमारी जिम्मेदारी है। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। किस, चाहे आप हार्ड कॉपी में संभालना चाहो तो हार्ड कॉपी में संभालो, सॉफ्ट कॉपी में संभालना चाहो सॉफ्ट कॉपी में संभालो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एज ए सीएस हम पे इतनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम संभालने वाले होते हैं उसको कैसे संभालें, उसको, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके बेसिस पर हमें उसे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, उसे रैंक करना पड़ता है कि अगर ये ज़्यादा ज़रूरी है तो ये किसी के भी सामने नहीं आना चाहिए। अगर कम ज़रूरी है तो कोई अगर उसे एक्सेस भी कर ले तो उतनी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे संभालना है, कैसे संभालना है। और देखो, जब हम डॉक्यूमेंट्स हम रखते हैं अपने पास, संभालते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि जब जब उसकी उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब तक हम उसे इजीली रिट्रीव कर पाए। रिट्रीव का मतलब उसे निकाल सके, उसे वापस एक्सेस कर पाए जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा, आपने इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें ये है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको असिस्ट करना है, जो भी इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, मतलब के एमपी हो गया, एमडी हो गया, मैनेजर्स हो गया, सीनियर मैनेजमेंट हो गया, उनको असिस्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है एज पार्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन और इस असिस्टेंस में आपको कई बार ज़रूरी होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप उसे फर्निश करो। अगर आप नहीं करते हो तो आप भी फंस सकते हो सेक्शन 447 के घेरे के अंदर, ठीक है। और फिर देखो, हमारी ये सब तो हो गया कि हमें मेंटेन करना है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी उसके निकाल के देना है। तो इसके साथ साथ एक चीज़ तो और भी है ना, कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि स्पैन ऑफ टाइम, कितने समय तक उसको रखने की आवश्यकता है। आपने कभी देखा होगा कि
जो हमारे, अगर फॉर एग्जांपल आप ले लो, किसी एग्जाम था, कोई एक नॉर्मल एंट्रेंस था किसी कॉलेज का, आपने 12th के बाद किसी कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया, उसका एक एडमिट कार्ड था, आप उसको डिसाइड करोगे एज, मतलब हम सीएस की बात तो अभी छोड़ दे रहे हैं, जो कंपनी में सीएस है, हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, कि तो फिर आप सोचोगे कि इसको कितने समय तक हमें संभालना पड़ेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता उस एग्जाम का, उस एंट्रेंस का, तब तक हम संभाल के रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जब एडमिशन ना हो जाए फाइनल, या हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स था डिपॉजिट ना हो जाए कॉलेज के पास, तब तक हम उसे संभाल के रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये डिसीजन, जो सीएस है उसके ऊपर ये डिसीजन आती है, कई जो प्रोविजन है वो लॉ में डिफाइंड है, लेकिन कुछ हमारे ऊपर, हमारी जुरिस्डिक्शन में भी आता है, हमारे इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी देर तक उसे संभालना चाहिए या संभालना पड़ेगा। चलो ये भी हो गया। और देखो, इन सब चीजों के साथ साथ आपको एक चीज और की भी जरूरत पड़ती है। आप पूछोगे क्या, इतनी सारी चीजें तो हमने डिसाइड ऑलरेडी कर ली है, अब क्या चीज की जरूरत है? तो इस चीज में आपको डिसाइड ये भी करना होगा कि जो आप रिकॉर्ड्स अभी रख रहे हो ना, और जो ऑलरेडी आपने रखा हुआ है, मतलब पास्ट रिकॉर्ड्स, और जो हमारे प्रेजेंट रिकॉर्ड्स है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि जो आपने अभी प्रेजेंट रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो आपने अभी जो आपने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द वेरियस ऑफिशियल्स, फ्रॉम वेरियस फंक्शनल हेड्स, फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स, तो आप ये चीज़ आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपने जो अभी रखा और जो ऑलरेडी पास्ट में आपने रखा है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना? कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? आपने देखा कि शेयर होल्डर्स ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन अभी आप प्रेजेंट में ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं या जो भी अपने पास रखे हैं, वो तो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये हमारे ये काम नहीं है जस्ट लाइक अ लॉकर कि आप वो उसमें जमा कर दोगे अपनी सामान, अपनी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स, और आप उस सेफ है। बस हमारी वो ज़िम्मेदारी नहीं है। वी आर मच मोर देन दैट। हमने पढ़ाई सिर्फ उतनी की नहीं की है कि हमें डॉक्यूमेंट्स कंपनी के जो वेरियस हेड्स है उसने दे दिया और हम संभाल के रख रहे हैं, नहीं। हमें ये चीज़ भी अश्योर करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। देखो, परफेक्ट कंडीशन में ये दोनों तरफ से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक के केस में भी हो सकता है, क्योंकि देखो आप जानते हो कंडीशंस जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, दो तरीके के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक होता है या फिर फिजिकल होता है। इलेक्ट्रॉनिक के केस में आप क्या कर सकते हो, फिजिकल के केस में आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक में आपको ये चीज़ अश्योर करनी होगी कि आप उस डॉक्यूमेंट के जो कंडीशन है, जो भी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसे एक्सेस कर पाओ। आपका सर्वर एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके सर्वर में कोई भी मैलवेयर, कोई भी मलिशियस कोड, कोई भी ऐसी चीज़ ना आ पाए। समझ आ रही है आपको? देखो, आपने ये चीज़ तो समझ गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी हमारे जो वेरियस गवर्नमेंट साइट्स है वो हैंग होने लगती है, वो काम नहीं करती, उन पे लोड बढ़ जाता है। तो हमें ये चीज़ की भी ध्यान देनी होगी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े वो चीज़ एक्सेसिबल हो। ठीक है? वो भी हो गया। फिर फिजिकल में कैसे, आप बताओ? आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को, जो पेपर है उसको ज़्यादा टाइम तक रखते हो, तो उसका जो इंक है वो गायब होने लगता है। ये आपने देखा होगा बिल्स के साथ। आप इनवॉइसेस किसी, चलो आप रिलायंस फ्रेश में चले जाओ या बिग बाजार में चले जाओ, आपने अगर वहां के इनवॉइस को कुछ दिन तक संभाल के रखा ना, उसकी इंक उड़ने लगती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें उस कंडीशंस में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को संभालना होगा। और ये बात बहुत ज़रूरी है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक में जैसे हमने अनऑथराइज्ड जो एक्सेस था उसे रोका था, ठीक है? कैसे रोका था? बहुत सारे फायरवॉल सॉफ्टवेयर एंड और की मदद से हमने रोका था। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें ही रोकना पड़ेगा। कैसे? आपने फॉर एग्जांपल एक गार्ड बैठा दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया कि ये हमारा रूम है, इसमें डॉक्यूमेंट्स है, आप वहां पे बैठो। लेकिन आपको तो ये अश्योरिटी नहीं हो सकती 100% कि वो गार्ड कभी सोएगा नहीं। वो गार्ड हमेशा जागा हुआ होगा, एकदम सतर्क होगा।
कभी ना कभी तो उसकी आंख भी लग सकती है, उस चीज का फायदा उठा के कोई आपके स्टोरेज रूम, आपके इंफॉर्मेशन जो रूम है उसमें एक्सेस ले सकता है। या फिर कोई आपका आईडी कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड जिसकी जरूरत से आप एक्सेस कर सकते हो, उस चीज को भी गलत तरीके से फोर्ज करके वो आईडी कार्ड बना ले और फिर एक्सेस कर ले। देखो, इन सब चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान देकर ही आप ये अपने जो ड्यूटी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी कि हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना है, उस चीज को फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, हम ये सब तो समझ के अब शायद हमें चैप्टर में चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमने ऑलरेडी समझ लिया है। जो चैप्टर में मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्यों डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। चलो ये भी ठीक है। फिर हम बहुत सारा तरीका पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। कोडिंग, नोमेनक्लेचर, क्या एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम ही पहचान पाए कि ये डॉक्यूमेंट कब का है। फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि हमारा 2005 का कोई डॉक्यूमेंट था, तो उसको कैसे नाम रखोगे, और ये था मीटिंग था हमारा, एजेंडा था मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा था। तो आप उसे कैसे कोड करके रखोगे, तो ऐसे भी कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग 2005 एजेंडा। ठीक है, या फिर सिर्फ ए लिख दो। तो इससे आपको समझ आ जाएगा, और ऐसा ही नहीं कि आपको ही समझ आना चाहिए, आपके बाद आने वाले भी जो भी उस पोजीशन पे लोग हैं उनको भी समझ आना चाहिए। इन सब का ध्यान रखना हमें ही पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेसी और प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन किस हालात में हमें रखना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेसी मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चलो हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर में हमें क्या कहा गया है। पहली बात तो ये बोली गई है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारा सेक्रेटेरियल डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली हमारा जो सेक्रेटेरियल डॉक्यूमेंट्स है जिससे हमें बहुत ही प्यारा एक कनेक्शन है, सेक्रेटेरियल डॉक्यूमेंट्स, उनका ध्यान रखना, उनको प्रिपेयर करना किनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, आपकी जिम्मेदारी है। और अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपको सीएस, आपके नाम के साथ सीएस लगने में, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और आपकी सतर्कता इस सब्जेक्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये देख लिया। तो इस के बाद हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कर लेंगे, चलो ये भी हमने कर लिया। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि ये क्यों आया, रिक्वायरमेंट क्या थी डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब ये चीज को हम सफल बनाने के लिए हमें क्या क्या बेसिक एक फीचर हमारे अंदर होना चाहिए, क्या एक हमारी एटीट्यूड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको बुक में मिल जाएगी, लेकिन लिख के पढ़ने की एक आदत आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, तो आप जनरली इसको भूल जाओगे। तो हमें पहले ये समझना होगा कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी क्रिएटेड, हमें किन डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। देखो, हमारी तो जिम्मेदारी है प्रिपेयर करना, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसे फॉलो करते हो तो आपके सामने एक बहुत ही एक विडंबना हो जाती है, एक कंफ्यूजन हो जाता है, एक स्टेट ऑफ डिलेमा होता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट इरेलीवेंट है नहीं है। इस मामले में आपकी एक जजमेंट आती है, प्रोफेशनल जजमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सच डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो इसका क्या यूज हो सकता है फ्यूचर में, क्या जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसको हमें फोर्स अपने फ्यूचर को फोर्सी करते हुए ही चलना है। हाउ मच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, ये हमारा थर्ड पॉइंट। और ये चिंता मत करो, ये सारी हमारी बुक से ही पॉइंट्स निकल रहे हैं। और बुक, मेरी बुक भी जल्द आएगी, लेकिन तब तक के लिए हम अपनी इस बुक को फॉलो करेंगे जो हमारा एल्मा मास्टर है, हमारा स्टडी मटेरियल।
देखो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए, आपके पास बहुत सारे आपके जान पहचान के आपके कलीग्स आए आपके पास, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि क्योंकि देखो उनको तो पता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हो सकता है वो ये भी चाहते हो कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले, कोई कॉन्फिडेंशियल बात, ऐसे ही कुछ बात नॉर्मल बात करते करते। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने जो पर्सनल लाइफ है, जो आपका बिजनेस, जो आप कंपनी में काम करते हो, उसको अलग छोड़ के ही आप कहीं भी जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल उसी फंडे पे बेस्ड है ये बात कि आपको कितना डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोजर होना चाहिए, कितनी कॉन्फिडेंशियल बात होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में। अगर वो कॉन्फिडेंशियल बात जरूरी नहीं है तो उसकी जिक्र तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि कॉन्फिडेंशियल बात, अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपके ऊपर लग जाएगा प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ना चाहते हुए भी। तब आपके ऊपर बहुत ही एक प्रोफेशनली दिक्कत आ सकती है। तो हमारी ड्यूटीज क्या है, हम यहाँ पढ़ेंगे हमारी ड्यूटीज एज अ सीएस। पहली ड्यूटी है टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आपको समझ आया, कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब वो ज़रूरी है भी कि नहीं लोगों को उस बारे में जानना या नहीं जानना, वो सब आपको ध्यान रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्लोजर लाने होंगे। सेकेंड इज चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट विथ प्रायर रिकॉर्ड्स। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आप उसे मार्क करते रहो। ये 1 पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा। इसमें कहा गया है कि हमें कोई भी, देखो हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया, आपको याद होगा कि कोई भी पास्ट रिकॉर्ड्स और प्रेजेंट रिकॉर्ड्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होने चाहिए। अगर इन केस एनी कॉन्ट्राडिक्शन इफ देयर, तो आपको रीजंस भी आइडेंटिफाई करने होंगे कि व्हाई आर देयर एनी कॉन्ट्राडिक्शंस। ओके, दैट्स आल्सो क्लियर। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या हो सकती है इसके बाद, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी हो सकती है कि हमें उसे जब जब ज़रूरत हो तब तक उसे एक तो स्टोर करना आना चाहिए, फिर हमें उसे मेंटेन करना होगा, जब ज़रूरत हो हमें उसे रिट्रीव करना होगा, सर्टिफाई करना होगा, और सर्टिफाई करने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि देखो एक मेरे नॉलेज के बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना। देखो क्योंकि आप जानते हो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डायरेक्टर है तो उसको समझ आए कि हमारे जो फाइनेंशियल्स है, जो भी हमारे सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स है, वो उतने लिटरेट हो कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको समझ सके। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन यू हैव टू बी वेरी हाईली एजुकेटेड, या फिर यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स। आपको बस उस फील्ड का जानकारी होना चाहिए जिसमें आप बिजनेस कर, ठीक है। तो वहां पे हमारा रोल आता है सीएस का, क्योंकि हमें समझा जाता है कि हम लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये भी हम सीएस समझ गए। फिर नेक्स्ट है कि इस सब के साथ साथ हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि कितने समय तक, स्पैन ऑफ टाइम तक हमें इसे रिटेन करना है, ठीक है। इंश्योरिंग दैट डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ सेफ प्लेस, ये बहुत ज़रूरी है। हमने डिसाइड तो कर लिया कि 10 साल तक हम इसे रखने वाले, लेकिन कहाँ, ये तो सोचो 10 साल तक आप रखोगे, लेकिन वो जो एरिया है वहां पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी, क्योंकि पेपर अगर आप फिजिकली स्टोर कर रहे हो तो कहीं दीमक ना लग जाए, कोई चूहा वहां ना चला जाए, क्योंकि वो तो सारा पेपर खा जाएगा। बिल्कुल, ये सब भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। बैकअप होना चाहिए इधर इन हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे भी ज़रूरत पड़े आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए, टाइमली एक्सेस। क्योंकि आप जानते हो कि इंफॉर्मेशन और मनी जब जब अगर वो टाइमली नहीं मिल पाए, जब जब उसकी ज़रूरत हो तब वो ना मिले, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर है पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखो बाकी भी डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं अलग अलग एंटिटीज की, जैसे सब्सिडियरी, जो हमारी सब्सिडियरी है, अगर हम किसी जॉइंट वेंचर में है तो उसके बारे में, या फिर कोई भी अलग कंसोर्टियम, बैंक का जनरली होता है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक से ज्यादा बैंक मिलकर अगर किसी को लोन दे रही है, तो हमें ये लोन का तो अपना डॉक्यूमेंट रखना ही रखना है। उसके साथ साथ उस
लोन से जो उस बैंक का रिलेटेड रिकॉर्ड्स है ना उसको भी अपने पास रखना है। क्लियर। अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हमारा क्या क्या पर्पस हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन रखने के पीछे। पहला है क्लाइंट सर्विस। जब आपके पास सभी जानकारी हो, फॉर एग्जांपल आप सीएस हो तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि क्लाइंट से आप कभी ना कभी लेते ही हो सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे हो गया पैन, उसका फोटोग्राफ, उसके आधार। तो जब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स रखते हो ना, तो जब भी आपको आपके क्लाइंट ने कहा कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, हम अपने ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने जा रहे हैं या फिर हमारा केवाईसी करना है, तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। तब आप तुरंत अपने क्लाइंट्स का जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल कर सकते हो, उनके सारे जो काम है उसको टाइमली कर सकते हो। कम्युनिकेशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज द बेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स। क्लियर, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन provides a reliable, permanent record of client। देखो, जो डॉक्यूमेंट हम स्टोर करते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, उसको ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे अलावा अगर कोई सीएस हमारी पोजीशन पे आए या फिर कोई सेक्रेटेरियल ऑडिटर हमारी कंपनी में आए तो वो भी समझ सके। इतना टेक्निकल तो होना ही चाहिए। बेशक कोई दिक्कत नहीं है टेक्निकल होने में, लेकिन जिनको वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल है या फिर जिनको उनकी ज़रूरत है उनको भी समझ आना चाहिए। बेटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है ताकि हम जो डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सके कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन, हमारे जो भी बिजनेस का काम है या फिर जो हमारी कंपनी का काम है वो सब सही चल रहा है कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबिलिटी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे कि हम देखो, जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी एक इनवॉइस मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी एक परफॉर्मेंस किसी का हमने एनालाइज किया था किसी साल में, तो वो मेंटेन करें। तो 1 साल का हमने मेंटेन किया, 2 साल का मेंटेन किया, तो इससे क्या होगा कि हम इससे एनालाइज कर सकते हैं कि इस बंदे का या इस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसने कुछ गलती की या नहीं। अगर हम अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें तो हम ये भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इस गलती जो हमारी अगर कंपनी में कोई भी गलत हुआ, फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ या फिर कोई भी गलत चीज़ हुई, तो उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि हम एक ऑडिट ट्रेल बना सकते हैं। ऑडिट ट्रेल का मतलब ये होता है कि हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वेरियस डॉट्स दैट अवेलेबल। ये सब डॉट्स मतलब एविडेंसेस अवेलेबल है, तो हम उसे ट्रेल कर सकते हैं, उसका सोर्स क्या था, पता चलेगा ये सोर्स था। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। और आपने ये चीज़ देखा होगा कि कभी भी कोई रेड पड़ती है तो वो ज़्यादा पैसों और ये सब के पीछे नहीं भागते, वो देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स में इतनी सारी जानकारी आपके पास मिल सकती है जो कि आपको फ्रेम करने के लिए, मतलब अगर आपको किसी डिपार्टमेंट को अब आपके गलत कामों के बारे में जानना है तो वो काफ़ी है। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि एक डायरी रहती है जो मेन डॉन होता है उसके पास, अगर वो डायरी पुलिस वालों के हाथ लग गई तो वो डॉन फंस गया। बिल्कुल वही चीज़ है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हमारी है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारे लॉज हमें बताते हैं कि कितने साल तक, कितने समय में, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को हमें मेंटेन करना है। क्वालिटी, देखो जब हमारी, आपने पीयर रिव्यू के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो चिंता मत करो, इस सब्जेक्ट में है हमारे में। पीयर रिव्यू क्या होता है कि कोई और सीएस आकर जो हमारी फर्म से रिलेटेड नहीं है, कोई भी मिस्टर एक्स वाई जेड है, वो हमारी फर्म को आके एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि हमारे फर्म में काम कैसे हो रहा है। ठीक है, हमारे फर्म में क्वालिटी है या सिर्फ हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब क्वालिटी नहीं है, बस पैसे कमाने। ठीक है, बस हमारे अगर मोटा फीस मिल गया तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करते हैं, ये सब गलत अप्रोच है। ठीक है, और इस चीज़ को सीएस आईसीएसआई इंस्टीट्यूट हमारी इनकरेज करती है कि आप पीयर रिव्यू करवाओ, और हम करवाते भी है, जो सीएस होते हैं प्रैक्टिसिंग वो सब करवाते हैं। रिसर्च, देखो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो आप ये भी रिसर्च कर सकते हो कि आपके कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक समझ लो एक सोप है,
उसका क्वालिटी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, वो सब आप उस रिव्यूज़ उसके फीडबैक से डिसाइड कर सकते हो कि हमें इसमें क्या कमी है। पहली बात तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। रिसोर्स मैनेजमेंट, देखो कंपनीज के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, उस रिसोर्स को जुडिशियली यूज करना और उसका बेस्ट यूज करना ही हमारी जिम्मेदारी है एज अ सीएस। और अगर कहीं पे भी वेस्टेज हो रहा है किसी भी तरीके से, तो हमें उसे अपने जो मैनेजमेंट है उसके नोटिस में लाना है, जो भी फंक्शनल हेड्स है उनके नोटिस में लाना है, ताकि वो उस पर रेलेवेंट एक्शन ले सके। फिर है गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्या क्या ये 10C है, इसका एक्रोनिम है 10C। इसमें क्या है, हमें 10 चीजें ऐसी बताई गई है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक प्रॉपर और गुड डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं, और ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। और जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये चीज़ ना, देखो आप एक बार रीड करोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ तो बहुत इजी है और रिटेन हो जाएगा, लेकिन ये 10 के 10 पॉइंट रिटेन करना मुश्किल है, क्योंकि एक से एक रिलेटेड है ना। तो आपको लगेगा क्लियर भी एक ही है, कंप्लीट था, कंसाइज था, कौन सा पॉइंट मिसिंग है, आप नहीं फिर समझ पाओगे। तो इस चीज़ों को आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने आज ही एक वीडियो डाला है, हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट, तो आप उसे देखो, उसमें भी मैंने यही चीज़ आपको गाइड की है कि आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जैसे इसमें ही ले लो, आप अपनी कॉपी का एक छोटा सा हिस्सा लो, उसमें लिखो गुड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, बस ये लिखो गुड डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ये 10 पॉइंट्स लिखो। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कुछ नहीं, बस ये डायरेक्टली ये 10 पॉइंट्स लिख दो। आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे कि ये पॉइंट जब आप रिवाइज करोगे, बार बार एक चैप्टर को देखोगे, क्योंकि देखो 10 पेज पलटने में भी टाइम लगता है। 10 पेज एक बार, बस पॉइंट्स छोटे हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि जो एक पूरे पेज में चैप्टर है वो सभी इंपॉर्टेंट है, नहीं। जैसे ये पॉइंट है, ये हाफ पेज है, उसमें पॉइंट्स ही कितने थे, 10, तो वो हम रिटेन कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो आप भी यही करो। तो एक बार हम ये देख लेते हैं हमारे क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, पहले क्लियर होना चाहिए, जो भी हमारा रिकॉर्ड्स है वो क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, देखने लायक होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना होना, कंसाइज ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट, वैसे ही फालतू का बात नहीं, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं चलेगा, कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एक चीज़, एक ट्रांजैक्शन के बारे में लिख रहे हो तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कुछ हद तक लिखा या कुछ चीज़ें लिखी और आपका काम हो गया, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब आप लिखो, इस वर्ड का मतलब, जो भी ट्रांजैक्शंस एक टाइम पर हो रही है या एक इवेंट के आसपास हो रही है ना, तो आप सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अगर ए के बाद बी आया तो आपको बी के बारे में भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, करेक्ट होना चाहिए आपके नॉलेज, बेस्ट नॉलेज के ये के अनुसार होना चाहिए। कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट्स उसमें नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप यहाँ पे लिखो इस पॉइंट का मतलब, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे ही हमने देखा था कि अगर कंसोर्टियम आपने टू और मोर बैंक से मिलकर किसी को लोन दिया, तो कोई भी कोलैबोरेटिव मतलब आपका और हमारा दोनों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिस चीज़ों में, जिस ट्रांजैक्शन में आपकी और मेरी दोनों की भागीदारी है।
फिर है क्लाइंट सेंट्रिक, मतलब क्लाइंट के अराउंड, जो क्लाइंट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल तो आप सब समझते हो कि हमें जो भी इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंशियल मतलब किसी को नहीं पता होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कोई भी एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिन प्रैक्टिसेस को हम कह सकते हैं कि ये गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस है। कुछ किसी एग्जाम्पल्स मतलब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स दिए गए हमारे सिलेबस में जिनको कह सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो उसे हम पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस कहेंगे। एक बार देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट विद एरर्स, करेक्शन नॉट साइंड, डेटेड और डिड नॉट इंक्लूड द रीजन फॉर करेक्शन, गलत है, ठीक है। राइट ओवर्स नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट नॉट इन सीक्वेंस, बिल्कुल नहीं, वो नहीं काम चलेगा। स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल्स नॉट ऑथराइज्ड, आपको अगर ऑथराइज नहीं है तब आप ये चीज़ नहीं कर सकते। डेलीगेशन ऑफ वर्क नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि देखो डेलीगेशन ऑफ वर्क के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ जाती है ना कि आपने तो डेलीगेट कर दिया गुड इंटेंशन से, लेकिन हो सकता है सामने वाले ने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी और आपके पास तो रिकॉर्ड नहीं था कि आपने डेलीगेट किया है। और ये बात नहीं है ना कि 2 दिन बाद ही फ्रॉड पता चलना है, हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद ये चीज़ें पता चले। तो आपको तो उस समय पता नहीं है ना कि जिम्मेदारी किसकी है। उस समय तो लगे अगर लोगों की कि आपने ही किया है, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है कि आपने डेलीगेट किया था तो आप अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते किसी को भी। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर, नॉट डिटेल्ड इनफ, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट नॉट अवेलेबल, ये सब आप देख लो, कुछ ऐसा टेक्निकल तो नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करो। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट refers to the process of managing and tracking। देखो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैनेजिंग, आपको पता है कि मैनेज कैसे करना है, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उसको ट्रैक करो। अगर किसी ने भी देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आपने एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल में भी काम किया है तो आप समझ सकते हो कि ट्रैक करना उसमें बहुत आसान है। अगर किसी ने भी कोई भी चेंजेस लाया ना तो आप वहाँ पे एक ट्रैक ऑप्शन होता है जिससे कोई भी अगर चेंजेस हुआ है डॉक्यूमेंट में, प्रीवियस चेंजेस, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो। तो इस इन सब ऑप्शंस के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग है वो बहुत आसान हो सकती है। और जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है बेसिकली मैनेज करने का इंफॉर्मेशन, जो हमारे रिकॉर्ड्स है वो बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। और उसमें कोई भी कमियां हैं, वो चीज़ें जो हमारे रिकॉर्ड्स को कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है तो हम उसे आंसरेबल, अकाउंटेबल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, ये से आप लिखो डेफिनेशन, ठीक है। Documentation management system can be defined as software that controls and organizes documents of an organization, ठीक है। It incorporates document and content capture workflow, document repositories, capture workflow, documentation, document repositories, output systems, and information retrieval system. Also, the process used to track, store, and control the documents. देखो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। उसको आपको राइट फ्रॉम, एक इनवॉइस आया आपके पास, या फिर ये ले लो कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन को आपने, आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको फिर मेंटेन, रिकॉर्ड करना, ठीक है। रिकॉर्ड हमने कर लिया, फिर उसको मेंटेन करो, फिर उसको स्टोर करो, फिर जब ज़रूरी हो तो उसे रिट्रीव करो, एक्सेसिबल होना चाहिए, अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको ट्रैक करना पॉसिबल होना चाहिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये भी हो गया। तो देखो जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने लेसन आउटलाइन में देखा था तो हमने देखा था रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रिपोजिटरी बेसिकली होता है डिपॉजिट, मतलब एक रिपॉजिटरी का मतलब कुछ भी नहीं होता, बल्कि बस ये होता है कि जहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर पाओ। इट इज़ नॉट मच डिफरेंट दैन फ्रॉम अ लॉकर फैसिलिटी। लॉकर में आप क्या रखते हो बैंक के, अपने किसी
वैल्यूएबल ज्वेल्स हो गया, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, तो आप लॉकर में जाके जमा कराते हो। तो बिल्कुल वही है रिपॉजिटरी। ये दो तरीके के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हमने अभी जस्ट देखा, और फिजिकल वही होता है, बस एक फिजिकल मेंटेन होता है डॉक्यूमेंट्स, बस और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। जो पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, देखो जो इसमें लिखा गया है ना वही चीजें यहाँ पे भी लिखी है। ऑडिट ट्रेल हमने डिस्कस किया था। ऑडिट ट्रेल का मतलब है कनेक्शन डॉट्स जोड़कर पता लगाना का इसका ओरिजिन क्या है इंफॉर्मेशन का, या फिर कोई ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये जनरली यूज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है उसमें। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शंस को राइट फ्रॉम सोर्स एनालाइज करते हो, फिर पता करते हो कि ये वाइट सोर्स है या ब्लैक सोर्स है, मतलब वाइट मनी है या ब्लैक मनी था, ठीक है। ट्रैकिंग ऑन चेक इन एंड चेक आउट बाय वेरियस ऑफिसर्स, ये एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। देखो क्योंकि आपने देखा, फॉर एग्जांपल आप सेक्रेटेरियल ऑडिट पे गए उस फर्म की या उस कंपनी की, और आपने देखा कि ये चेंज तो हुआ है 7 बजे, बल्कि सभी ऑफिसर्स जो उस लेवल के मैनेजमेंट है उनका जाने का टाइम ही 5 बजे था, तो ये 7 बजे कैसे हुआ। आप एक चीज फैक्टर से ढूंढ सकते हो कि कोई ऑफिसर लेट नाइट तो नहीं रुका हमारे यहाँ, जिनकी जरूरत नहीं था फिर भी वो रुका। इस चीज से वो पता लगाई जा सकती है। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बल्कि आप लॉकिंग अनलॉकिंग तो वर्ड फाइल में भी कर सकते हो कि कोई भी उसमें चेंज ना कर सके। तो इट इज एडवाइजेबल हमेशा कि आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी को फॉरवर्ड करो, तो उसमें लॉक करके करो ताकि वो सिर्फ उसे एक्सेस कर सके, देख सके, उसे उसमें चेंजेस नहीं कर सके। अगर चेंजेस भी आते हैं ना तो हम उसे ट्रैक करें। साइमल्टेनियस एडिटिंग, अगर किसी ने एडिट कर लिया उसको ट्रैक करना, वही चीज बात कही है। डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, कितने वर्जन, मतलब ये हमने तो जो तैयार किया वो समझ लो फर्स्ट वर्जन था, किसी और ने उसी का सेकंड वर्जन तैयार कर दिया कुछ चेंजेस करके या फिर बहुत क्रूशियल चेंजेस करके, तो वो सब हम कंट्रोल कर सके। रोल बैकिंग ऑप्शंस, रिट्रीव ऑप्शंस, वापस हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ले सके। इज इन ऑडिट ट्रेल हमने देख लिया। अनोटेशंस एंड स्टैम्प्स, वो हम नोटिस कर सकते। अनोटेशन का मतलब होता है कोई भी एक्ट ऑफ, कोई भी अगर किसी ने नोट्स डाला, जैसे आपने भी पीडीएफ कभी ओपन किया होगा तो आपके पास उसमें ऑप्शन आता है कि ऐड नोट्स, स्टिकी नोट्स टाइप के होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, और जब भी वहां पे आपका कर्सर गया या फिर वो आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपने नोट्स क्रिएट कर रखे हैं। तो वो सबको हम एनालाइज कर सकें। और देखो इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सबसे एक क्रूशियल होता है फैक्टर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कैसे, जब आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहते हो ना, सबसे उसमें मुश्किल क्या आती है, स्टोरेज स्पेस। आपको एक अपना एक अलग कमरा रखना पड़ेगा, फिर उसमें एक गार्ड को बैठाना पड़ेगा कि कोई आए ना, क्योंकि आप तो नहीं जाके वहां पे बैठ सकते हो कि नहीं भैया इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए तो हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, अगर अंदर जाना भी है तो अपनी आईडी कार्ड मुझे दिखाओ। ऐसा वो उस काम के लिए तो आपने नहीं पढ़ाई की है। वो काम होता है गार्ड्स का, सीसीटीवीज का, ठीक है। ईज ऑफ यूज, बहुत इजी होता है यूज करना, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो विद वैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड, ठीक है। लेबर सेविंग्स, आपको वो गार्ड बैठाने का पैसा बच गया। सर्चेबिलिटी, और अगर डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना है तब आप समझ लो वो कितना बड़ा हेडेक होता है। एक एक डॉक्यूमेंट्स के कवर को देखो, अगर आपने कभी आप लाइब्रेरी गए होगे तो उसमें भी अगर आपके पास नहीं पता है, आपके लाइब्रेरियन को नहीं पता है कि ये बुक कहाँ मिलेगी, तो आप एक एक करके बुक सर्च करोगे कि ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है। वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, पता चलेगा पढ़ने का टाइम में आपने बुक ही सर्च किया। और लेकिन वहीं अगर आप आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, बस उसमें ये कीवर्ड डालो कि हमें एमओए चाहिए, वो तुरंत आपका एमओए लाकर आपके सामने रख देगा। पोर्टेबिलिटी, कहीं भी आसानी से आप ले जा सकता है, बस एक छोटी सी पेन ड्राइव में। लेकिन पोर्टेबिलिटी के साथ एक और रिस्क होता है कि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक छोटी सी पेन ड्राइव ही होती है। लेकिन फिजिकली में ये फायदा क्या होता है कि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने ले जा रहा है या फिर उस रूम से बाहर ले जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे के हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स था, आप उसे ट्रैक कर सकते हो। वर्जन ट्रैकिंग वो हमने देख लिया।
फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो, क्या क्या गलत चीज़ें या गलत मतलब एक कमियां हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। सॉफ्टवेयर रिस्क, पता चलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन गायब हो सकती है। एक बार ऐसे ही हुआ कि हमारे हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन थी, हमारे जो क्लाइंट्स थे जो भी, उसके साथ क्या हुआ कि हमने उसे कर दिया पासवर्ड प्रोटेक्ट, और वो पासवर्ड हम भूल गए। पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के बाद हमें लगा कि हमने उसका एक कॉपी रखा हुआ है, लेकिन हमने नहीं रखा था। पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के बाद हम पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड अब उसे हम रिस्टोर ना कर पाए। जितनी भी जगह हमने एक्सपर्ट से बात की, नहीं हुआ। तो अब अल्टीमेटली क्या हमारा नुकसान हुआ, हमारा सारा डेटा गायब हो गया। जब हमारा डेटा गायब हुआ तो क्लाइंट्स की नज़रों में क्या जाएगा इन्फॉर्मेशन, कि आपको पता ही नहीं है रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं अपने क्लाइंट्स के। अब क्योंकि आप वापस मांगने पड़ेंगे सारे इन्फॉर्मेशन, तो वो एक बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इमेज हमारे क्लाइंट्स के पास जाती है, और उसको ही हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक जगह नहीं, 2-3 जगह आपको स्टोर करने पड़ते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। फॉर्मेट रिस्क, पता चलेगा आपको पीडीएफ नहीं जमेगा, उसमें पीडीएफ नहीं चाहिए। किसी फाइल को आपको कोई फॉर्म अपलोड करना, तो उसमें पीडीएफ का अटैचमेंट नहीं चाहिए, उसमें पता चलेगा जेपीजी चाहिए, जेपीजी जाएगी। तो वो चीज़ें भी मुश्किल करती है। लेकिन फिजिकल में क्या है कि पेपर का क्वालिटी तो नहीं कह सकते कि भाई पेपर वाइट नहीं, सेमी वाइट होना चाहिए, हल्का ब्राउनिश होना चाहिए, बिल्कुल वो सब तो डिमांड्स नहीं करता कोई। मीडिया कंपैटिबिलिटी, जैसे फ्लॉपी डिस्क ले लो। फ्लॉपी डिस्क आज के टाइम में आउटडेटेड है। अगर कोई उसमें इंफॉर्मेशन थी, अब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अरे फ्लॉपी डिस्क तो बहुत दूर की बात होगी, वो तो हम जब छोटे थे तभी आया था। आप सीडीज ले लो, आप आज के टाइम में आप लैपटॉप्स के साथ वो सीडी ड्राइव ही नहीं आता। तो अगर आपके पास सीडी में कोई इंफॉर्मेशन, सीडी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, चाह के भी अनचाहे भी। रिलायबिलिटी एक बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि देखो पेपर आपके सामने है, रिलायबल है, लेकिन इन सब की रिलायबिलिटी क्या है, अगर बिजली पता चलेगा कुछ मेजर इशू आ गया आपकी सिटी में, तो 2-3 दिन तक बिजली ही नहीं है शहर में, तो आप उस समय जनरेटर तो चला लोगे, कितने दिन तक चलाओगे? एक लिमिट है। आपने पता चलेगा इमरजेंसी लाइट थी आपके यहाँ, लेकिन वो भी फिर उनका बैकअप खत्म हो गया, वो अपडेट हो गई, तो अब उस समय आप कैसे एक्सेस करोगे? लेकिन पेपर तो है कि आपके सामने ये पता है ये पेपर है, और आप कभी भी इसे देख सकते हो। कन्वर्जन एक्सपेंस, पेपर को डिजिटल में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा हेडेक है, स्कैन करना, और कॉस्टली भी है। देखो हेडेक तो है ही, लेबर मेहनत तो है ही, कॉस्टली भी है। अगर आप बाई चांस आपके पास स्कैनर नहीं है, तो आप अगर जाओगे कैफेज में और बोले कि ये मेरे पास 100 पेजेस है, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, 10 रुपए पर पेज स्कैन का है, 100 पेजेस आपके पास, 1000 रुपए दे दो, सॉरी, हाँ 1000 रुपए दे दो। तो अब बताओ, 1000 रुपए का तो बिना मतलब का फटका लगा आपको। वही फिजिकल है, एज अ सेंट्रल प्लेस where डेटा इज स्टोर्ड एंड मेंटेन, ये भी वही चीज है, स्टोर करते हैं मेंटेन करते हैं, बस इसका है फिजिकल फॉर्म में आप करते हो, ना कि एक नेटवर्क पे आप करते हो। और ये दो डिफरेंस है वर्चुअल एंड फिजिकल डेटा रूम का। वर्चुअल रूम क्या होता है, फिजिकल रूम क्या होता है, और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या बेसिस पे डिफरेंसेस है। अब देखो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले लो, इसमें पेपर्स होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर के वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, पीडीएफ ले लो, या फिर एक्सेल फाइल है, उस फॉर्म में होती है। सिक्योरिटी इसका डिपेंड करता है कि उस जो हमारा हमने बंदा बैठा रखा था, एक वॉचमैन, एक गार्ड बैठा रखा था रूम के पास, अगर उसने 100-200 रुपए किसी से ले लिए, तो वो उनका तो ईमान डगमगा गया, और उसने किसी को भी एंट्री दे दी। आप बताओ हमें कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, ये ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं कंपेयर टू द फिजिकल वंस, क्योंकि इसमें पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड आप सभी को दोगे नहीं। और अगर वो हैक करें, तो अल्टीमेटली फायरवॉल एंड बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सिक्योर कर सकते हो। टाइम रिक्वायर्ड, बहुत टाइम लगता है। पहले आपको रूम चाहिए, रूम में फिर आपको सारी लाइटिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर शेल्व्स होने चाहिए, लेकिन ये थोड़ी देर में ही बन सकता है। कॉस्ट इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। कन्वीनियंस ढूंढने का इसमें मुश्किल है,
इसमें बहुत आसान है, बस एक सर्च बटन आएगा, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम डाल दो, आपके पास मिल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, टाइमिंग का बहुत पंगा होता है। देखो आफ्टर ऑफिस आवर्स फिर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर वो बंद हो जाएगा रूम। लेकिन इस डेटा को अगर आपके पास वैलिड आईडी पासवर्ड है तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। इनमें डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इसमें पता चलेगा, इसका एग्जाम्पल एक देखो। आपके पास एक लो लेवल मैनेजमेंट का एक बंदा था, उसको चाहिए थे एक नॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, एक फॉर्म का कॉपी चाहिए था, और वो फॉर्म उतने क्रूशियल और कॉन्फिडेंशियल नहीं थे। आपने उसे एक्सेस दे दिया कि ये लो, की ले लो, आप चले जाओ उस रूम में, उसमें से निकाल के ले आओ। लेकिन आपको तो नहीं पता ना, वो उस रूम में एंटर करने के बाद कॉन्फिडेंशियल डेटाज भी वहीं रखे हैं, उसे भी पता है और आपको भी पता है। तो आपको तो ये नहीं पता कि वो उसको एक्सेस ना कर ले, वो भी कर सकता है। उस चीज़ को रोकना मुश्किल है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सेस दी जाती है डॉक्यूमेंट से। फैसिलिटी टू चेक हु हैज़ रिव्यूड एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ मेनी टाइम्स, ये इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें अवेलेबल है, आप जानते हो। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस ही ले लो, किसने देखा, कितने बजे देखा, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें जो फिजिकल फॉर्म ऑफ डेटा कीपिंग है उसमें नहीं पता चल सकता। फैसिलिटी टू हाईलाइट न्यू इन्फॉर्मेशन, इसमें मुश्किल है, इसमें बहुत आसान है। कॉपी डॉक्यूमेंट्स इसमें पॉसिबल है, कोई भी कॉपी कर सकता है। इसमें हमेशा कॉपी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते, वो बस व्यूइंग के लिए होते हैं। वन टू वन कम्युनिकेशन विद द सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें हो सकते हैं, वो इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि जो अगर आपने वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स रखे तो वो कोई भी देख सकता है। कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर, ये अब ज़्यादा पार्ट तो नहीं बचा है, तो हम इसे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 45-50 मिनट्स हो गया, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। See you in the next lecture, and if you like the video, if it is helpful to you, please share and like and subscribe the channel. Thank you.